ओके। हाय, हेलो, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है। तो जेनेटिक्स में पिछला हम लोगों ने देख लिया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। और आज देखेंगे जेनेटिक्स में सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो पढ़ते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हम लोगों को पढ़ना था। इसमें से पहला हम लोगों ने देख लिया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। दूसरा हम लोग जो देखेंगे आज वो है तुम्हारा सिंगल जीन डिसऑर्डर। और तीसरा हम लोग जो पढ़ना है, तीसरा देख लेते हैं मल्टी फैक्टोरियल ठीक है। तो ये तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में से हम लोगों ने ये तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर में से हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है। हम लोग देखेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है। तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स में हम लोग देखेंगे दो। पहला देखेंगे आपको लोग क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है। और जो दूसरा टाइप देखेंगे वो देखेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है। तो क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या कहता है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस बताया गया था कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास कैसे होता है। ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इंफॉर्मेशन पास जो होता है वो जीन के माध्यम से होता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में जोड़ा में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। मतलब कि कोई एक फिजिकल कैरेक्टर को शो करने के लिए दो एलील्स होते हैं मेरे पास, हम कह सकते हैं एक क्रोमोसोम में एक एलील्स। ठीक है। ये हो गया मेरा एलील्स। ठीक है। ये हो गया मेरा एलील। ये क्रोमोसोम का एलील है, ये दूसरा क्रोमोसोम का एलील है। और ये मेरा कोई भी कैरेक्टर के लिए जोड़ा में एलील्स रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। ये जीन है। और जो सिंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एलील। ठीक है। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि ये एलील्स जो है हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस में जो कैरेक्टर शो हो रहा है उसको कैसे शो कराता है। ठीक है। यही बताता है मेरा मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो हम देखेंगे कि जो एलील्स है वो किसी एक अपीयरेंस, जैसे मान लेते हैं कि बाल का कलर है, तो बाल का कलर का कैरेक्टर जो है वो मान लेते हैं कि मेरा ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। तो बाल का जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं,
तो देखे हैं कि जो एलील है वो एक ही टाइप का कैरेक्टर लेके आ रहा है, दोनों एलील या दोनों एलील अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर लेके आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए बाल का केस ले रहे हैं, तो एक एलील हो सकता है कि ब्लैक कलर का कैरेक्टर शो करे, और एक एलील जो हो सकता है वो मेरा ब्राउन कलर का कैरेक्टर शो करे, ठीक है। और हो सकता है कि दोनों ब्राउन कलर का कैरेक्टर शो करें, और हो सकता है कि दोनों ही ब्लैक कलर का कैरेक्टर शो करें, ठीक है। तो देखते हैं शो कहते कैसे हैं। तो एलियंस जो होता है, अगर एक ही तरह का कैरेक्टर शो करता है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और अलग अलग टाइप का एलियंस होता है उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है, ठीक है। और जो जीन के लेवल पे जो रहता है, जीन के लेवल पे जो मेरा कैरेक्टर रहता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। और वो कैरेक्टर की वजह से, और जो उस जीन की वजह से जो हम लोग को बाहरी अपीयरेंस दिखता है जो कैरेक्टर, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। तो देखते हैं कि होमोजाइगस किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग बाल का ही केस ले रहे थे, तो होमोजाइगस मान लेते हैं कि ये एक कैरेक्टर जो है वो मेरा ब्लैक के लिए कैरेक्टराइज करता है, और ये जो ए स्मॉल ए है वो मेरा ब्राउन के लिए, ब्राउन कलर शो करने के लिए, ठीक है। लेकिन होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों एलील सेम कैरेक्टर लेकर आते हैं, ए हो गया, ठीक है। ये हो सकता है ब्लैक कलर, या फिर स्मॉल है, ये करता है ब्राउन कलर को दिखाता है, शो कराता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस का जीनोटाइप। होमोजाइगस का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, दोनों मतलब कि बड़ा ए हो सकता है, या फिर दोनों छोटा ए हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप है मेरा बड़ा ए, अब इसका फिनोटाइप क्या दिखेगा, जब तो एक ही फॉर्मेशन है तो उसका फिनोटाइप भी एक ही रहे, ठीक है। अब इससे स्मॉल ए का भी हो जाएगा मेरा स्मॉल, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टर शो करेगा, मान लेते हैं ये हम लोग ए ब्लैक के लिए ले रहे थे, तो ये मेरा ब्लैक शो करेगा, ठीक है। और ये स्मॉल है मेरा ब्राउन के लिए कर रहे थे, तो ये मेरा ब्राउन शो करेगा, ठीक है। फिनोटाइप मतलब जो हम लोग को बाहर से दिखेगा कि बाहर से उसका कलर, बाल का कलर ब्राउन है, या बाहर से बाल का कलर ब्लैक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हो गया होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस का मतलब एक कैरेक्टर, एक हेटेरोजाइगस में एक जो है एलील वो ब्लैक कलर का कैरेक्टर लेके आ रहा है, और एक एलील जो है ब्राउन कलर का कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिफिकल्टीज आता है कि वो शो क्या करेगा, उसके पास दोनों कैरेक्टर, तो शो क्या करेगा, ठीक है। तो शो वही करता है जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हम लोग मेनली जो बड़ा है उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो शो करेगा वो मेरा हो जाएगा ए, मतलब कि ब्लैक कलर शो करेगा। मतलब हम लोग जान जाते हैं कि ये ए जो है, जो ब्लैक कलर शो करा रहा है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो स्मॉल ये है, जो ब्राउन कलर शो करा रहा था, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, ओके। तो हम लोग इसमें और देखते हैं कि दो कैरेक्टर हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस से निकाल लीजिए। एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो हम लोग को, जो हेटेरोजाइगस में अपने आप को शो कराता है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, जो सिर्फ होमोजाइगस में अपने आप को शो कराता है। यहाँ पे होमोजाइगस कैरेक्टर ए है, तो वो अपना शो करा रहा है ए स्मॉल ए ब्राउन के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखें कि रिसेसिव कैरेक्टर होता है, तो हम लोगों ने देखा रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसमें क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर जो, जैसे कि ये क्रोमोसोम में कैरेक्टर है, ये क्रोमोसोम में एक कैरेक्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का बात नहीं होता है, उसमें बात यह होता है कि दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। मान लेते हैं कि हम जैसे कि यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन का शो किए,
तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक हुआ, ब्लैक रेड हो गया। लेकिन कोडोमिनेंस अगर रहता है तो उसमें क्या करता है कि ब्लैक भी शो होता है, ब्राउन भी शो होता है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस जो कैरेक्टर दिखाता है वो होता है मेरा ब्लड ग्रुप, दिखाता है मेरा ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस, दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक होता है ब्लड ग्रुप और दूसरा होता है मेरा HLA and MHC, ठीक है जी। तो पहला हो गया तुम्हारा ब्लड ग्रुप और दूसरा होता है HLA and MHC, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट है मतलब कि इट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इट also express in heterozygous condition, ठीक है। क्या करता है कि ये होमोजाइगस में तो अपने आप को शो करता है, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को शो कर देता है डोमिनेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि ये डोमिनेंट है तो ये 50% प्रोजेनी को अफेक्ट करता है, क्या करता है 50% प्रोजेनी अफेक्टेड होता है। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं तो ये क्या करता है कि ऑटोसोमल है तो मेल एंड फीमेल में इक्वली होगा, कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक पे मतलब कि कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं होगा इसमें, ठीक है। चौथा देखेंगे ये जो होता है वो मेरा वर्टिकल इनहेरिटेंस, वर्टिकल इनहेरिटेंस मतलब वर्टिकल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन को ये डिजीज हुआ है उसके पेरेंट में से मतलब मदर या फादर किसी एक को डिजीज होगा ही होगा, उसको बोलते हैं लोग वर्टिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। कि वन पेरेंट हैव डिसऑर्डर मतलब पहले से ही एक पेरेंट के पास वो डिसऑर्डर रहेगा जो वो अपने प्रोजेनी को सेंड करते हैं, ठीक है, या तो मदर या तो फादर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर, तो इसमें होता है कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है। सातवां नंबर देखते हैं तो यहाँ देखते हैं हम लोग इनकम्प्लीट पेनिट्रास्ट, इनकम्प्लीट पेनिट्रांस, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रांस में क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रांस का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन में वो डिफेक्टिव जीन है, वो डिसऑर्डर के लिए डिफेक्टिव जीन है, जरूरी नहीं है कि वो हर पर्सन पे जिस पर्सन में भी डिफेक्टिव जीन है उसे वो डिसऑर्डर हो ही हो, ठीक है। होता क्या है मेनली
कि हम लोग को एक थ्रेशोल्ड प्रोटीन पे पहुंचना पड़ता है उस डिसऑर्डर को शो होने के लिए। और जो हमारा जीन है, क्रोमोसोम में जीन है, सिर्फ वो अकेले इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि वो उस प्रोटीन के थ्रेशोल्ड लेवल को टच कर सके। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है जो कि वो प्रोटीन को रिलीज कराने में हेल्प करता है, और वो प्रोटीन लेवल को थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचाता है, जिससे कि वो डिजीज़ होता है वो हमारे बॉडी पे शो होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रांस को अगर हम देखेंगे, इनकम्प्लीट पेनिट्रांस का मतलब ये होता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रांस का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that all the person who have the defective gene can show disorder, will show disorder। ठीक है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि द पर्सन दैट हैव द पर्सन दैट हैव द डिफेक्टिव जीन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन के पास वो डिफेक्टिव जीन है वो डिसऑर्डर को शो ही करेगा। ठीक है, किसी भी डिसऑर्डर को शो करने के लिए क्या होता है कि तीन चीज़ यहाँ पे मायने रखता है। जैसे कि पहला होता है जीन। ठीक है, पहला जीन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जीन उस प्रोटीन को रिलीज कराने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन एक जीन के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर्स इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर या फिर अदर्स फैक्टर जो होते हैं जो कि हेल्प कराते हैं मेरे उस प्रोटीन को रिलीज कराने में। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ी जरूरी बात है कि थ्रेशोल्ड लेवल तक उस प्रोटीन को पहुंचना चाहिए। जब तक वो प्रोटीन अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है डिजीज मेरा शो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा तब तक डिजीज। ठीक है, तो पहली बात है कि जीन एक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको अदर फैक्टर भी होता है, लेकिन होता क्या है कि मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा क्रोमोसोम, इसमें क्या है कि एक जीन जो है मेरा, एक जीन जो है वो मेरा डिफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा जीन है वो मेरा राइट है, मान लेते हैं कि ये सही जीन है, ये राइट जीन है। ठीक है, ये अपना, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, ये सही जीन है, ये करेक्ट जीन है। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं करेक्ट जीन, ये हम लोग बोलते हैं करेक्ट जीन है, ये मेरा डिफेक्टिव जीन। ठीक है, डिफेक्टिव जीन। तो क्या होता है, ये डिफेक्टिव जीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि डिसऑर्डर कॉज करेगा, लेकिन ये सही, मतलब ये करेक्ट जीन है, वो भी तो मेरा प्रोटीन रिलीज करा रहा है, ये भी मेरा प्रोटीन रिलीज करा रहा है। ठीक है, और वो प्रोटीन रिलीज करा रहा है सही प्रोटीन, तो वो क्या करेगा कि जो डिफेक्टिव जीन का प्रोटीन रिलीज कर रहा है उसको थोड़ा सप्रेस करेगा, मतलब कि कुछ अच्छा वाला भी मेरा, अच्छा वाला प्रोटीन भी शो होगा। ठीक है, तो करेक्ट जीन भी मेरा जो है डिफेक्टिव जीन को थोड़ा सा डिप्रेस, मतलब सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कुछ अदर इन्वॉल्वमेंट, अगर अदर इन्वॉल्वमेंट फैक्टर या फिर अदर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो थ्रेशोल्ड लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, और थ्रेशोल्ड लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर मेरा वो डिजीज़ नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 गो आदमी है और 100 गो आदमी के पास वो डिफेक्टिव जीन है जो कि मेरा डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं कि 100% है, चलो यहाँ पर मान लेते हैं हम 100%। ठीक है, जिसके पास वो है, क्या है, जिसके पास है कि वो ऐसा जीन है जिससे कि डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। ठीक है, या होता है। ठीक, तो उसमें से मान लेते हैं कि मेरा 70 लोग को ही डिजीज़ कॉज हुआ और 30 लोगों को कॉज नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग डिफेक्टिव हो गए और 30 जो है वो सही है, करेक्ट है। 30% जो है वो करेक्ट है और 70% जो है वो मेरा डिजीज़ कॉज कर गया। तो हाँ, ऐसा थोड़ी हुआ कि 100 लोगों में वो जी है तो 100 लोगों में वो सारा मतलब कि डिसऑर्डर कैरेक्टर दिखे। ठीक है, नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रांस। ठीक है, अब आगे कैरेक्टर देखते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रांस है
उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी क्या होता है कि मान लेते हैं कि 70 लोगों को डिफेक्ट है, ठीक है, 70 लोगों को डिजीज है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 70 लोगों को एक ही तरह से मतलब कि वो डिजीज़ का प्रॉब्लम आ, किसी को हो सकता है कि माइल्ड आ रहा है, ठीक है, किसी को हो जाता है मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, किसी को सीवियर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबिलिटी। क्या होता है वेरिएबिलिटी, किसी को माइल्ड आ रहा है, किसी को मॉडरेट आ रहा है, किसी को सीवियर आ रहा है, वो कितना प्रोटीन को मतलब कि रिलीज हो रहा है मेरा वो डिजीज़ के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको होता है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रांस और हम लोग देखें वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। अब हम लोग 8वां नंबर में देखते हैं कि 8वां नंबर में जो होगा, सॉरी 4 5 6 7 कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 को देखते हैं। 8वां नंबर हम लोग देखते हैं कि 8वां नंबर में जो कैरेक्टर होगा, अच्छा ठीक है, एक कैरेक्टर ये भी होता है, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट आ जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट, ठीक है, मतलब कि वो जो जीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है उसी में डिफेक्ट आ जाता है डोमिनेंट में, ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं तो उसमें एप्लियोट्रोफी हो जाता है। एप्लियोट्रोफी मतलब क्या होता है, मोर देन वन ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है, ऑर्गन अफेक्टेड, जिसमें कि मान लेते हैं कि मेरे एक साथ किडनी भी खराब हो गया, एक साथ मेरा लीवर भी खराब हो गया, एक साथ मेरा स्टमक भी खराब हो गया, तो उसमें क्या होता है मोर देन वन ऑर्गन अफेक्टेड होता है सेम टाइम पे, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लियोट्रोफी। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया किसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया, ठीक है। क्या देखा, पहला होता है हमारा कि ये हमारा हेट्रोजाइगस स्टेट में भी, हेट्रोजाइगस स्टेट हेट्रो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी हम लोग को ये शो कर रहा है, अपना जो है डिजीज शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस स्टेट में शो कर रहा है, डोमिनेंट है 50% प्रोजेनी पे ये अफेक्ट कर रहा है, और चूंकि ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल किसी में तुम्हारा अंतर नहीं कर रहा है, मेल फीमेल दोनों में होगा बीमारी। और इसमें होता है कि वर्टिकल इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये मेरा मेल ये फीमेल है, ठीक है, इसका मतलब प्रोजनी हुआ 1 2 3 4 4 को बेबी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसको डिफेक्ट है, मान लेते हैं इसको डिफेक्ट है, इसको भी डिफेक्ट है, ठीक है, इसको भी डिफेक्ट है, तो ये मेरा जरूरी है कि पेरेंट में से, दोनों पेरेंट में से किसी एक को वो डिजीज होगा, तभी वो अपने प्रोजनी में ट्रांसफर किए। तो इसमें मान लेते हैं कि फादर को था डिफेक्ट, ठीक है, तभी वो प्रोजनी पे हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल इनहेरिटेंस, वर्टिकल कि ये था और ये इसको ट्रांसफर कर रहा है डिजीज को, ठीक है, इसको वर्टिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, भाई म्यूटेशन के कारण लेकिन जीन पे मतलब कि परिवर्तन आता है, उसके कारण वो जो है हाँ कुछ डिजीज शो करता है, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रांस देख लें, इनकम्प्लीट पेनिट्रांस हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जितना मतलब कि 100 लोगों पे वो जीन है तो 100 लोगों को बीमारी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक होता है वेरिएबल एक्सप्रेशन, वो भी हम लोग देखें कि माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर हो सकता है, किसी में किस तरह हो सकता है, किसी में डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोटीन डिफेक्ट भी होता है, एप्लियोट्रोफी देख लें, इसमें क्या मोर देन वन ऑर्गन अफेक्टेड होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया इसका। अब हम लोग देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं डिसऑर्डर्स, पूरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर कि कितना तरह का ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स देखेंगे तो उसका निमोनिक है कुछ इस तरह से, वो फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोमिया
डोमिनेंट होता होता है, ठीक है। तो ये मेरा इसका हो गया निमोनिक्स। अब देखते हैं निमोनिक्स से क्या क्या डिजीजेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो से होता है मेरा क्या, वोन वेली ब्रांड डिजीज, या फिर एंड वीएचएल सिंड्रोम, ठीक है। ये होता है वो। फैमिलियल से हम देख लेते हैं कि फैमिलियल से होता है मेरा फैमिलियल एडिनो फैमिलियल एडिनोमोटस पोलीपोसिस, ठीक है। फैमिलियल एडिनोमोटस पोलीपोसिस, ठीक है। हाइपर्स में हो जाएगा फैमिलियल फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरो हाइपर कोलेस्टेरोमिया, फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोमिया। पूरा से हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर या फिर डिजीज, ठीक है। डी से हो जाएगा मेरा डिस्ट्रोफिया डिस्ट्रोफिया मायोट्रोपिका डिस्ट्रोफिया मायोट्रोपिका। ओ से मेरा हो गया ओस ऑस्टियोजेनेसिस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। एम से हो जाएगा मेरा मार्फन सिंड्रोम या फिर होता है मेन डिजीज, ठीक है। आई से अगर हम देखेंगे तो आई से हो जाएगा मेरा इंटरमीडिएट डिस्ट्रोफिया, ठीक है। एन से देखेंगे हम लोग तो एन से हो जाएगा मेरा न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस 1-2, ठीक है। ए से हम लोग देखेंगे तो होगा एक कॉन्ड्रोप्लेसिया, ठीक है। एन से देखेंगे तो हो जाएगा मेरा नूनर सिंड्रोम, टी से देखेंगे तो टी से हो जाएगा मेरा ट्यूबुलर टी से देखेंगे हम लोग तो टी से हो जाएगा मेरा ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस होता से हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा हंटिंगटन्स डिजीज, ऐसे देखेंगे तो हो जाएगा मेरा हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो इतने तरह का मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कितना तरह का हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 तरह का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट का डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का होता है पेडिग्री देख लेते हैं, थोड़ा सा पेडिग्री, ठीक है। पेडिग्री तो ऑटोसोमल है तो क्या होता है, हम लोग देखे थे कि ऑटोसोमल है तो हम लोग कुछ कुछ बातों का ध्यान देंगे इसका पेडिग्री में।
पेडिग्री में बात होगा, ध्यान रखेंगे कि ये ऑटोसोमल है, तो हम लोग का प्रत्येक जनरेशन में, एवरी जनरेशन में डिजीज होगा, एवरी जनरेशन में क्या होगा, डिजीज जो है वो शो करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दूसरी बात क्या हो सकता है, दूसरी बात ये है कि ऑटोसोमल है तो मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों में शो करेगा डिजीज। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, तो इसका प्रोजनी हुआ मान लेते हैं 3-4 गो, मेल फीमेल। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें ये अफेक्टेड था। ठीक है, तो इसमें एक ये मेल भी अफेक्टेड हो गया, एक फीमेल अफेक्टेड। अब इसका भी शादी हुआ एक फीमेल से। ठीक है, अब इसका भी एक शादी हुआ मेल से। ठीक है, इसका भी एक मेल शादी हो, उसका एक फीमेल शादी। ठीक, तो अब इसमें शादी हुआ, इसमें एक मेल था वो अफेक्टेड था। अब इसका मान लेते हैं प्रोजनी ये हुआ, फीमेल मेल फीमेल मेल। इसका प्रोजनी हुआ मान लेते हैं कि मेल फीमेल फीमेल मेल। अब ये अफेक्टेड था, इसका प्रोजनी मान लेते हैं कि हुआ मेल फीमेल। ठीक है, तब इसमें ये अफेक्टेड था, इसमें मान लेते हैं कि ये अफेक्टेड हो गई। ठीक है, और ये भी अफेक्टेड हो गया, तो इसमें अफेक्टेड नहीं तो ये अफेक्टेड नहीं होगा, इसमें भी मान लेते हैं कि ये अफेक्टेड होगा। ठीक, तो इसको हम लोग पेडिग्री है, इसमें क्या देखेंगे कि एवरी जनरेशन में अफेक्शन डिजीज को दिखेगा। ये जनरेशन में हम लोग को डिजीज दिखा। ठीक है, ये जनरेशन में डिजीज दिखा, इस जनरेशन में डिजीज दिखा। ठीक है, और मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, कोई यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में हम लोग देख लिया कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसमें डिजीजेस क्या क्या आता है और उसका पेडिग्री किस तरह का होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज में पहला होता है कि ये सिर्फ हमारा होमोजाइगस स्टेट में अपने आप शो करेगा, हेटेरोजाइगस में नहीं करेगा। ठीक है, ये करता है एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस स्टेट, एक्सप्रेस्ड ओनली होमोजाइगस स्टेट, सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में अपने आप को शो कराएगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दूसरा ये ऑटोसोमल है, तो ये भी जो है वो क्या होगा, मेल एंड फीमेल में जेनेटिक का कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस होता है। हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन जो है वो अफेक्टेड हो। इसमें क्या होता है कि सिबलिंग अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिबलिंग जो होता है वो अफेक्ट रहता है। ठीक है, भाई बहन में इसमें अफेक्शन मतलब आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इसमें डिजीज देखने मिलेगा। ठीक है, चौथा अगर हम लोग देखते हैं इसमें क्या था, कंप्लीट पेनिट्रांस होता है। इसमें कंप्लीट पेनिट्रांस होता है, मतलब कि हम लोग देखे थे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कंप्लीट पेनिट्रांस नहीं था,
इसमें कंप्लीट पेनिट्रेंस होता है, मतलब कि अगर डिजीज हो रहा है, अगर वो कैरेक्टर पर्सन में है तो वो पूरा 100 का 100 में वो डिजीज होगा। क्या है कि इसमें दोनों जीन इफेक्ट होता है, कोई जीन मतलब देखो इसमें होता है कि दोनों जीन इफेक्ट हो जाता है, समझ। डोमिनेंट में क्या हो रहा था कि एक को मेरा ये को सिर्फ मेरा डिजीज कॉज करने वाला था, दूसरा था मेरा करेक्ट वाला था जी। इसमें क्या होता है कि दोनों अफेक्टेड हो गया, मतलब कि दोनों जो है मेरा रॉन्ग प्रोटीन जो है हमारा रिलीज करवा रहा है, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट पेनिट्रेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होता है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन इफेक्ट हो जाता है यहाँ, ठीक। हम लोगों ने ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखा था कि उसमें क्या था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन इफेक्ट होता है, या फिर एंजाइमेटिक प्रोटीन देखो तो वहाँ पर देखे थे डोमिनेंट में कि कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं होता था, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता था। लेकिन यहाँ रिसेसिव में क्या होता है, कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है। हम लोग वहाँ देखे थे कि वर्टिकल इनहेरिटेंस हो रहा था डोमिनेंस पे, लेकिन रिसेसिव में देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डोमिनेंस, हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस हो रहा है, ये सब लोग देख रहे थे। और देखेंगे कि मेरा रिसेसिव जो होता है होमोजाइगस में अपने आप को शो करा रहा है, लेकिन डोमिनेंट करता था कि हेटेरोजाइगस में भी अपने को शो करा लेता है। मेल फीमेल तो ऑटोसोमल है, तो मेल फीमेल दोनों में समान रूप से डिजीज होगा, ठीक है। छठा नंबर देखेंगे, छठा नंबर में कि रिसेसिव डिजीजेज उसमें क्या उन लोगों में जो कि मतलब कि कजन्स में, मतलब कि जो सामने रिलेटिव वाला में शादी विवाह हो जाता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्या ये केसेस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इंक्रीज in case of consanguineous कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ पर क्लोज रिलेटिव में भी शादी विवाह हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतने सारा इसका कैरेक्टर हो गया, क्या क्या एक्सप्रेस इन होमोजाइगस स्टेट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये मेल फीमेल दोनों में समान रूप से मतलब कि दोनों में अफेक्टेड कर सकता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो होता है वो मेरा क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। पांचवा हम लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट पेनिट्रेंस हो रहा है, एंजाइमेटिक प्रोटीन इफेक्ट हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस कंडीशन हो रहा है, कंडीशन में हो रहा है कॉन्सिग्यूनियस, मतलब कि जहाँ क्लोज रिलेटिव में शादी हो जाता है उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे देख लिया प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका डिजीजेस कि ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन से डिजीज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिजीज अगर देखेंगे तो पहला डिजीज देखते हैं कि इनबॉर्न इनहेरिटेंस, इनबॉर्न डिफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न डिजीज ऑफ इनबॉर्न डिजीज, इनबॉर्न डिसऑर्डर या फिर इनबॉर्न डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न डिसऑर्डर, इनबॉर्न डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये पहली बात आ गया। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं क्या, सीकल सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। सीकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, सीकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया। तीसरा हम लोग देखेंगे तो विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज। चौथा में देखेंगे तो चौथा में हो जाएगा मेरा होमो होमोसिस्टिनोरिया, एल कैप्टोनूरिया, ठीक है। पांचवा हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा पांचवा में मेरा फ्रेड
फ्राइड्रिच एटोक्सिया, ठीक है, फ्राइड्रिच एटोक्सिया। इनबोर्न डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, विल्सन डिजीज, होमोसिस्टिनुरिया, कैटोनुरिया, फ्राइड्रिच डिजीज और एक विल्सन डिजीज के बाद एक यहाँ एक और आता है, उसको बोलते हैं हमारा हीमोक्रोमैटो हीमोक्रोमैटोसिस, ठीक है, हीमोक्रोमैटोसिस। तो इतने सारे मेरे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की डिजीज होते हैं, ठीक है, देख लिया हम लोग। अब लोग इसका पेडिग्री देख लेते हैं, इसका भी पेडिग्री है कुछ, उसका देख लेते हैं। तो पेडिग्री की बात किया जाए तो इसमें होता क्या है कि इसमें कैरियर्स होते हैं। मान लेते हैं कि ये था मेरा कैरियर और ये भी है मेरा कैरियर, मेल फीमेल दोनों कैरियर। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मेरा डिसऑर्डर हो गया, इसमें क्या हुआ, इस फीमेल में डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। और ये मेल है, और ये मेल भी जो है वो मेरा कैरियर हो गया है, ठीक। एक फीमेल थी, इसका शादी हुई इसमें, ठीक है। अब यहाँ कैरियर था, अब इसका मान लेते हैं बच्चा हुआ, तो इसमें मान लेते हैं कि इसको डिफेक्टिव हो गया, ये डिफेक्टिव हो गया, डिजीज हो गया, और यहाँ फीमेल डिजीज हो गई, और एक जो है वो मेरा कैरियर हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसका भी मान लेते हैं कि बेबी हुआ, ठीक है, इसका भी मान लेते हैं बेबी हुआ, अब इसमें बेबी हुआ तो मान लेते हैं कैरियर है, इसको मान लेते हैं कि ये भी मेरा कैरियर है, मान लेते हैं, तो ये कैरियर आ गया, इसमें मेरा डिसऑर्डर हो गया, और इसमें मेरा डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अब इसमें मेरा डिसऑर्डर हो गया, जैसे डिसऑर्डर मान लेते इसमें ये कैरियर आ गया, ये भी कैरियर आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, देखो इसमें क्या है, सिबलिंग, सिबलिंग्स में हम लोग डिजीज कॉज दिख रहा है, लेकिन हम लोग से माता पिता में डिजीज नहीं दिख रहा है। तो सिबलिंग में दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर जनरेशन में डिजीज दिखे ही दिखे, जैसे इसमें डिजीज नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें डिजीज दिख रहा है। अब देखो इसमें डिजीज नहीं दिख रहा लेकिन इसमें डिजीज दिख रहा है, ठीक है। इसमें डिजीज नहीं दिखा, इसमें डिजीज दिखा, किसी में नहीं दिखा। और क्या होता है कि इसमें मेल फीमेल में भी, और मेल में एंड फीमेल, सॉरी मेल में एंड फीमेल, ठीक है, मेल में एंड फीमेल जो होता है इक्वली शो करेगा। इसमें क्या होता है कि हर एक जनरेशन में डिजीज दिखी है, ये जरूरी नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए, अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया सिंगल जीन डिसऑर्डर। सिंगल जीन डिसऑर्डर में हम लोग सबसे पहले देखिए कि सिंगल जीन डिसऑर्डर दो तरह से होता है। एक होता है मेरा क्या, क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिजीज़ एंड नॉन क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिजीज़, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चूज़ किए हैं कि हम लोग क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिजीज़ को देखेंगे। ये क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिजीज़ में सबसे देखने से पहले हम लोगों ने देखा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देखा, उसमें रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, ये हमने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसमें डिजीज़ क्या क्या आते हैं, उसको हम लोग याद कैसे करेंगे, कुछ निमोनिक्स भी देखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका पेडिग्री देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ देखें क्या होता है, फिर वो हम लोग देखें कि उसका प्रॉपर्टीज़ देखें, फिर उसका हम लोगों ने
डिजीज़ देखा, फिर उसका पेडिग्री देखा, तो इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया अभी तक, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर